नमस्कार देवी एवं सज्जनों। तो चलिए भाई, ठंडी बढ़ गई है और मुझे हो चुका है ज़ुकाम। फिर भी हम लोग काफ़ी दुविधाओं के बाद भी पढ़ाई चालू रखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि लाइट के कई फिनोमेना होते हैं, उन्हीं में से एक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है, जब एक लाइट जाएगा और बाउंड्री पे जैसे ही आप पहुंचेगा, सारा फिनोमेना लाइट का कहाँ होता है, बाउंड्री पे होता है। ये इंसिडेंट रे गया, बाउंड्री पे टकराया और टकरा करके रिटर्न उसी मीडियम में चलाया, खेला हो गया इसके साथ, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी आप बोल सकते हो आफ्टर हिटिंग द बाउंड्री व्हेन लाइट रिटर्न इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जरा देखो, जैसे ये लाइट है, यहाँ से रोशनी आ रहा है और टकराया, आप जानते हो पीछे तो जा नहीं सकता बोर्ड के, तो फिर से रिटर्न यहीं आएगा। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बोला जाता है भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक नेचुरल फिनोमेना है, तो हमेशा किसी नेचुरल लॉ को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। कि आपको अगर बोला जाए कि भैया बताओ कोई भी चीज़ जो नेचुरल है वो फंडामेंटल कुछ सेटअप रूल पे होता है, ऐसे अब्बा जब्बा नहीं होता कि पता लगा आज लाइट आया, इधर टकराया और आज मन हुआ चलो तिरछा चलते हैं, दूसरी बार टकराया, सेम फिनोमेना हो रहा है और बोल रहा है इस बार इधर जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनके पीछे एक फिक्स्ड सेटअप रूल होता है। तो यहाँ पे रूल अगर पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन का क्या लॉ है, क्या नियम है, तो आप क्लियर बात समझ लीजिए। जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा है कोई बाउंड्री, ज़रा ध्यान से देखिएगा भैया, ये रहा कोई बाउंड्री, मान लीजिए ये दूसरा मीडियम है और ये कोई दूसरा मीडियम है, इस साइड ये बाउंड्री है। अब लाइट जो जा करके बाउंड्री से टकराएगा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और आप जानो जिस सरफेस से ये लाइट टकरा रहा है उसके 90 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे, आप इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और आप बोलोगे क्यों बनाएंगे जब ये एग्जिस्ट नहीं करता, मैं बोल रहा हूं इससे हमारा समझने का तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये सरफेस रहा, इसका परपेंडिकुलर एक बनाते हैं, कहां पे, जहां पे इंसिडेंस हुआ है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहीं पे हम एक नॉर्मल बनाने की कोशिश करेंगे। और जरा देखिए नॉर्मल बन के तैयार हो चुका है। अब जरा देखिए, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है, इसी को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। अब कई लोग समझ नहीं पाते कि एंगल क्या होता है भाई, तो क्लियर बात जान लीजिए। एंगल क्या होता है, जैसे आप और कोई और आपसे थोड़ा दूर पे खड़ा है, तो आप कुछ डिस्टेंस चल करके कवर करते हो ना, तो बोला जाता है भैया कितने दूरी पे कोई खड़ा है, कितना आपसे गैप है, तो आप बता सकते हो। ऐसे आपके और किसी चीज के बीच में जितना रोटेशनल गैप है, आप एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हो लेकिन रोटेशनल गैप है, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। जैसे मेरा ये हाथ और ये हाथ, ये कहीं बीच में एक पॉइंट पे फिक्स्ड है और ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो मैं पूछूंगा कितना मेरा एक हाथ घूमे कि दूसरे हाथ के डायरेक्शन में पहुंच जाए, यही दोनों के बीच का एंगल होगा। मेरे दोनों हाथों के बीच का एंगल क्या होगा, जितना एक फिक्स रहे और दूसरा कितना मूव करके उसके डायरेक्शन में पहुंच जाए, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। समझ आ गया। तो ऐसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं, एंगल तो ऐसे लिखा जाता है। अब क्या कहा जा रहा है भैया, इससे फायदा क्या होगा, तो पहला फायदा क्या होगा, हमें तुरंत आइडिया लग जाएगा कि ये रहा, जरा देखिए नॉर्मल, एक नॉर्मल के ऊपर का प्लेन है और एक नॉर्मल के नीचे का प्लेन है। तो आप क्लियर बात जान लीजिए, जिस प्लेन पे इंसिडेंट रे एग्जिस्ट करता है, दूसरे प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट करेगा। इधर से ही लौटेगा नहीं, दूसरे प्लेन पे जाएगा, हमेशा नॉर्मल के दूसरे साइड होगा। और चलो देखो दूसरे साइड जा रहा है, लेकिन दूसरे साइड किस एंगल पे जा रहा है, ये देखिए टकरा के रिटर्न हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब बात किया जाएगा कि भैया ये कितने एंगल पे रिटर्न होकर के जा रहा है, तो आप जानिए जितना इंसिडेंस एंगल है नॉर्मल से, एग्जैक्ट उतने ही एंगल पे ये भी रिटर्न होकर के जाएगा नॉर्मल से। हाँ, चूंकि एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और जैसे दो लोगों का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों का हाइट सेम हो सकता है, एग्जैक्ट वैसे ही है
नॉर्मल से जितना इंसिडेंट रे का एंगल होगा उसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, नॉर्मल से जितना रिफ्रैक्टेड रे का एंगल होगा उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और एक चीज और क्लियर जान लीजिए, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट सेम होने वाला है। और पहला नियम यही बोल रहा है कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब जरा दूसरा बात आता है भाई, दूसरा चीज हम समझते हैं। अब बोला जाता है कोई लोग अगर आपसे समझना चाहे, जैसे कोई है स्टूडेंट जो समझना चाह रहा है, बोला चलो आपका नियम फॉलो करते हैं, ये कोई लाइट आके टकराई, यहीं पे मैंने नॉर्मल बनाया और आपके हिसाब से जितना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल होगा उसी को इंसिडेंस एंगल बोलेंगे, और दूसरे प्लेन से रिफ्रैक्टेड रे भी जाएगा और आप जानते हो मैथमेटिकली जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। लेकिन एक चीज बताओ, सेम एंगल रखते हुए एक लाइन ये भी बनाई जा सकती है रिफ्रैक्टेड रे की, एक लाइन ये भी बनाई जा सकती है, एक लाइन ये भी बनाई जा सकती है, जबकि रिफ्रैक्टेड रे तो केवल एक होता है। तो आपको अगर समझाना पड़े लिख करके कि भैया कौन सा रे है जो रिफ्रैक्टेड रे है, तो एक टर्म मुझे और लाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। किस पे? एक प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये रहा इंसिडेंट रे और जहां पे टकराया वहीं पे मैंने नॉर्मल बनाया, और दूसरे तरफ क्या रहा भैया, रिफ्लेक्टेड रे रहा। और जरा देखना ध्यान से, ये अगर ये वाला रिफ्लेक्टेड रे होता तो ये एग्जिस्ट ना करता, क्योंकि इसको अगर बनाने के लिए जरा देखो दो दीवार की जरूरत पड़ेगी, एक इधर प्लेन और एक इधर प्लेन। जब तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे, यानी एक ही चाकू के धार के नीचे कट किए जा सकेंगे, तभी इनको बोलेंगे वन प्लेन का। और आप ध्यान रखिए, जब भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? हमेशा एक पे एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल इस प्लेन पे है और रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन पे जा रहा है, इस प्लेन पे जा रहा है, बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्टेड रे भी सेम प्लेन पे रहेगा, यानी तीनों एक ही दीवार के अंदर आ सकते हैं या एक ही नाइफ के अंदर काटे जा सकते हैं। ऐसे कर दोगे तो प्लेन दोनों का अलग अलग हो गया, ये अलग प्लेन हो गया और ये अलग प्लेन हो गया। आप प्लेन को ऐसे समझ सकते हो जैसे ये भी तो एक प्लेन है, ऐसे मन की आंखों से देखो, ये भी तो एक प्लेन होता है, ऐसे ऐसे दिख रहा है क्या? तो वही दो नियम है और ये हमेशा याद रखिएगा, आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ये बोल रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन पे आते हैं। तो भैया इनके दो नियम हैं। पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन पे आते हैं। सॉरी, ये दूसरा नियम है भैया। पहला नियम का है इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, बराबर होता है। और ये कहीं पे भी फॉलो होगा। तो आज से ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंसिडेंट रे दे, तुरंत दिखते मन पगला जाइए और नॉर्मल बनाइए, और नॉर्मल से जितना इंसिडेंट रे का एंगल आएगा उसी को इंसिडेंस एंगल बोलिएगा, और दूसरे साइड सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करा दीजिएगा लाइट को, और यही आपका करेक्ट ड्राइंग बनाना होगा। अब बोला जाता है, अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। तो दो तरीके के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। आप जानते हो कोई भी मिरर कैसे बनता है, जैसे ये रहा भैया मिरर। तो मिरर कैसे बनेगा, एक रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री है जहां से रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरा सिल्वर्ड होता है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो सिल्वरिंग की गई होगी, यहाँ पे कोटिंग की गई होगी किसी सिल्वर ब्रोमाइड का, या कुछ तो किया गया होगा। आप कई और होते हैं, ZNSB पेंटिंग किया जाता है, तो कुछ भी है पेंट जो इसको क्या बना दे, पूरी तरीके से ऑपेक बना दे। ये बात समझ आया? अब बोला जाता है दो तरीके के मिरर होते हैं। अब अच्छा एक चीज बताओ, मिरर हमको बनाना हुआ तो रियल में मिरर तो कुछ ऐसा होता है भाई, ये रहा मिरर, या मान लीजिए ये रहा मिरर, इधर देखिए ये रहा मिरर। अच्छा ये मिरर रहा, इसको अगर हम बोर्ड पे बनाना चाहें, कोई तरीका है क्या बनाने का? बिल्कुल नहीं तरीका है। तो हम अपन लोग ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं। मिरर ऐसे दिखाई देता है तो मुझे केवल ये पार्ट दिखाई देता है। एक्चुअली क्या होता है, मिरर लेटा हुआ है। समझ आ गया क्या? तो जब भी मिरर बनाया जाएगा आप समझ लीजिएगा लेटा हुआ है, या इसका केवल एक कॉर्नर दिखाई दे रहा है, एक साइड दिखाई दे रहा है, ऐसे प्लेन नहीं दिखाई दे रहा है मिरर का। अब मिरर को बनाने का चित्र कैसा होता है, कैसा ड्राइंग होता है, जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लेन मिरर है, ये रहा, सिलिकेट का बनाते हैं प्लेन मिरर। और जिधर आप पेंटिंग करोगे, ZNS का आपने यहाँ पे पेंटिंग कर दिया, या कोई और AGBR की भी पेंटिंग की जाती है, इधर आपने पेंटिंग कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहेगा। ठीक है?
अब ऐसे आ गया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब आप समझ लीजिए गोला मिरर, और गोला मिरर दो तरीके का होता है, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। तो गोला मिरर के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आप खोखला बाल जानते हो क्या? जैसे बॉल जिससे आप लोग खेलते हो वो खोखला होता है, वैसे ही एक समझ लीजिए स्ट्रक्चर है, ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कांच का बना हुआ, खोखले कांच का बना हुआ है। अगर इसको दो पार्ट में काटा जाए, मान लीजिए ये रहा, आप समझ लीजिए ये मान लीजिए एक गोला रहा और मैंने दो पार्ट में काटा, ये कांच निकल करके आया क्या? अंदर ये खोखला है, ये हॉलो स्फीयर से कट करके निकाला गया और ये कांच का बना हुआ है। तो जरा देखिए, अगर मैं ये वाला बाउंड्री पेंट कर दूं, बाहर वाला बाउंड्री पेंट कर दूं और रिफ्लेक्शन कहां से कराऊं? अंदर वाली बाउंड्री से। इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं भैया? कनकेव मिरर। जरा देखो, अगर मैंने बाहर सिल्वरिंग कर दिया, दिख रहा है क्या? मैंने ये हिस्सा काटा हुआ है भाई यहां से यहां तक पूरा, और इसको बाहर सिल्वरिंग कर दिया, और रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? अंदर की तरफ से हो रहा है। अब जानते हो इसी को बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ किया जाए, ये स्फीयर का एक हिस्सा काटा जाए, एक कर्वेचर काटा जाए, उस कर्वेचर का अंदर वाला हमने सिल्वरिंग कर दिया और बाहर से रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसी को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। तो हम यहां पे लिखते हैं भैया, अगर अंदर में पेंटिंग हो गया और रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? बाहर वाले हिस्से से हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, ठीक है, मिरर। अरे समझ आवत है कि ना आवत है भाई? समझ आ गया क्या? ये हो गया कनकेव मिरर और ये हो गया कन्वेक्स मिरर। अगर अलग से बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, ये बाहर सिल्वरिंग और ये भैया अंदर सिल्वरिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनका कौन है? ई वाला, और इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है भैया? ई वाला। समझ आया क्या? अब हम इनके बारे में कई टर्म पढ़ेंगे। यही स्फेरिकल मिरर होता है, बहुत कुछ इससे रिलेटेड टर्म होता है, जरा कुछ देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ये स्फेरिकल हॉलो बॉल का बना हुआ था, जिसका एक टुकड़ा मैंने निकाला और बाहर पेंट करके कनकेव बना दिया, और एक टुकड़ा निकाला जिसका अंदर वाला पेंट करके कन्वेक्स बना दिया। अच्छा एक चीज बताओ, ये जब हॉलो स्फीयर है, हर स्फीयर का एक तो सेंटर होता है। क्या होता है भैया? सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं, और जानते हो क्या कहूं, ठीक है चलो, और ध्यान से देखिए, तो चलो समझो, ये एक हॉलो स्फीयर है, इसी से दो टुकड़े निकाले गए हैं भैया, एक ये वाला एक ये वाला। इस हॉलो स्फीयर का सेंटर से बाउंड्री का दूरी जो होता है, इसको रेडियस बोलते हैं। और ये जो टुकड़ा निकाला जा रहा है, इसको कर्वेचर ऑफ बोलते हैं हॉलो स्फीयर, या आप बोल सकते हो एक कर्व ही तो काट के निकाला जा रहा है भाई हॉलो स्फीयर का, तो इसको क्या बोलेंगे? कर्वेचर। ये भी कर्वेचर है, ये भी कर्वेचर है। तो जब इस कर्वेचर में हम देखेंगे यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर यानी मान लीजिए कोई मिरर है और ये किसी गोले हॉलो स्फीयर से काटा गया है, और हॉलो स्फीयर का जहाँ सेंटर होगा वहीं तो यहाँ का भी सेंटर होगा, और जानते हो सेंटर से पेरिफेरी का जो दूरी होता है, ये कर्वेचर का वो दूरी कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी जानते हो कांच का गोला तो इधर आएगा, और जो पूरे हॉलो स्फीयर का सेंटर था वही इस कर्वेचर का क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आगे चल करके कई टर्म पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब कुछ टर्म है जो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ने में बहुत मददगार होगा। एक एक टर्म पढ़ते हैं। पहला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप जान लीजिए, मान लीजिए ये कर्वेचर रहा, कर्वेचर किसी बड़े हॉलो स्फीयर का ही तो हिस्सा है, और उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वहां से उनके पेरिफेरी का सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए इस कर्वेचर का सेंटर कहीं यहाँ पे है, तो चाहे यहाँ से दूरी, चाहे यहाँ से दूरी, चाहे यहाँ से दूरी, हर जगह से दूरी बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे हम समझते हैं ये रहा कोई मान लीजिए कनकेव मिरर,
ठीक है भाई, मैंने बाहर सिल्वरिंग कर दिया है। कनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा, यानी अंदर, आप ऐसे याद कर सकते हो, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और ये किसी बड़े हॉलो स्फीयर का हिस्सा होगा, आप जानते हो। और बड़े हॉलो स्फीयर का जहाँ पे सेंटर होगा वही इस कर्वेचर का, इस कर्व का भी सेंटर होगा। और आप जानते हो इसके पेरीफेरी को कोई लाइन जो सेंटर से जोड़ दे, चाहे ये लाइन, चाहे ये लाइन, चाहे ये लाइन, चाहे ये लाइन, ये सभी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले जाते हैं। कर्वेचर का रेडियस है सेंटर से इस कर्वेचर के सर्कमफेरेंस की जितनी दूरी है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है। अब आता है दूसरा चीज, पोल किसको बोलते हैं। तो आप जानिए, किसी भी कर्वेचर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर हो, यानी जहां से इस पूरे कर्वेचर को कई बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता हो। बराबर हिस्सों में ध्यान रखिएगा, तो पक्का वो पॉइंट एकदम बीचों बीच आएगा कर्व के, इधर आएगा बिल्कुल नहीं, दो बराबर हिस्सों में भी बटेगा। यहां पे जरा देखिए, ये एकदम सिमेट्रिकल है, यहीं पे अगर आपका वो पॉइंट हो तो ये किसी भी प्लेन से इस कर्वेचर को कई बराबर हिस्सों में बांट सकता है। और यही होता है जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है किसी भी कर्वेचर का, उसी को क्या बोलते हैं, पोल। यानी इस पूरे कर्वेचर का जो मध्य है उसी को क्या बोलते हैं भैया, पोल बोला करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बोलते हैं पोल क्या है, मिडिल पॉइंट और ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। जैसे अब हम देखने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए ये कर्वेचर रहा, जरा देखिए ये कर्वेचर रहा, और ध्यान रखिए ऐसा कर्वेचर बनाएगी, अपन लोग ऐसा ड्राइंग बना नहीं सकते, तो इसका सेंटर कहीं यहां आएगा, यानी इधर से भी बराबर दूरी पे, 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 यहीं पे ये मल्टीपल सिमेट्री शो करता है और यही कहा जाएगा पोल। क्या बोला जाएगा भैया, पोल बोला जाएगा। और पोल को हम लोग डिनोट करते हैं P से, यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऐसा पॉइंट किसी भी कर्वेचर का जहां से मल्टीपल सिमेट्री होता हो, कई तरीके से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता हो। समझ आ रहा है क्या, इसी को बोलते हैं पोल। अब एक टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है जानते हो, ये मिरर जो है ये किसी हॉलो स्फीयर का ही तो हिस्सा था, और उसका सेंटर जहां होगा उसको किसी भी लाइन से जोड़ दिया जाए सर्कमफेरेंस की, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ध्यान रखिए वो लाइन जो पोल को सेंटर से जोड़े इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखिए, पोल से सेंटर को जोड़े उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी लाइन जो सर्कमफेरेंस से सेंटर पे जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन जो पोल से जाए कनेक्टिंग लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग C से लिखा करते हैं। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में डायरेक्ट समझिए, एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे ये रहा हमारा मिरर, मान लीजिए इसका पोल यहाँ पे है और ये कनकेव मिरर है, आप कन्वेक्स भी ले सकते हो, और ये रहा इसका सेंटर। अब जानते हो एक इमेजिनरी लाइन जो पास करे पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, और ये एक्सटेंडेड लाइन है। क्या है भैया, एक्सटेंडेड लाइन है, जो कहां से चालू हो रहा है, एक लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच होकर के गुजर रहा है। और आप जानते हो दो पॉइंटों के बीच केवल एक ही लाइन पॉसिबल है, तो ये लाइन ही को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखिएगा, केवल पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बोला जाता है। पोल से सेंटर पे अगर आप लाइन बना दोगे तो क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये एक्सटेंडेड हो, यानी पोल से केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, इसी पे एक बहुत बड़ा एक्सटेंडेड लाइन बना दिया जाए, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग PA बोलते हैं, और इनका बड़ा मदद आएगा, देखेंगे इनका क्या क्या यूज होने वाला है। यहाँ पे एकदम ध्यान से रखिएगा भैया, ये टर्म जिसको समझ में आ गया उसका लाइफ जिंगा लाला। ठीक है भाई, अब ज़रा देखो, हमने एक कनकेव मिरर बनाया है। कैसे पता चला, केव वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है, यहीं से लाइट रिफ्लेक्शन करेगा, और ऊपर वाला बाउंड्री क्या होगा, सिल्वर्ड होगा। और बोला जाता है, ज़रा देखिए, ये कनकेव मिरर का पोल है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू एक लाइन पास करेगी, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जैक्ट वही बात यहाँ पे चलेगा। ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का जानते हैं सिल्वरिंग अंदर वाले हिस्से में किया जाता है, और रिफ्लेक्शन किधर होता है भैया, आउटर बाउंड्री पे होता है। तो इसका जरा देखिए, पोल ये आएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कर्व, और
ये यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जरा देखिएगा भैया, ये लाइन जो एक्सटेंड होकर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ आ गया? अब एक टर्म यहां पे जरा कुछ बारीकी समझते हैं। बोला जाता है कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड होता है। जरा देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? जिधर साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पाया जाता है, यहीं से तो रिफ्लेक्शन होगा, जाएगा बाउंड्री से टकराएगा और इधर ही लौटेगा, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। जबकि यहाँ पे जरा देखिए, कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड होता है, यानी इधर की तरफ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, अपोजिट साइड से हो रहा है। अब एक टर्म और आता है फोकस, कि फोकस किस चिड़िया का नाम है भाई? तो देखने की कोशिश करते हैं, कुछ टर्म आता है, जरा पढ़ो, फिर हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। द रेज विच कम फ्रॉम इन्फिनिटी और टू फॉर, ऐसा रेज जो इन्फिनिटी से आएगा या टू फॉर से आएगा, बहुत दूरी से आएगा। हमें तो पता चल गया ये पैरेलल रेज होंगे। क्या होंगे भैया? पैरेलल रेज, क्योंकि हमने पढ़ा था 3 तरीके के सोर्स होते हैं। अगर लाइट बहुत दूरी से आता है तो वो कैसा बिहेव करता है? पैरेलल। यानी ये बोल रहा है अगर 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल लाइट आ रहे हैं, और वो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। यानी जरा देखो, ये रहा, मान लीजिए एक लाइट आया, ये दूसरा लाइट आया, और आप जानते हो ये आपस में भी पैरेलल है, यानी ये इन्फिनिटी से आ रहे हैं, और ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से इनका दूरी हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। ये बात समझ आ गया क्या? अब ये जाकर के जब टकराएंगे, जाकर के किससे टकराए भैया? मिरर से टकराए, और मिरर से जैसे टकराए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ क्या? और हमें तो पता है जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा 2 लॉ तो माना जाएगा, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर, और नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन पे आएंगे। अब समस्या आता है, आ करके लाइन यहां पे टकराए इंसिडेंट रे, अब नॉर्मल कैसे बनाए समझ ही नहीं आ रहा है। यहां पे नॉर्मल, मान लीजिए कोई प्लेन होता है तो उसका नॉर्मल 90 डिग्री पे हम लोग मान लेते हैं, यहां पे नॉर्मल कैसे मानेंगे? तो यहां पे ट्रिक होता है, जिस पॉइंट पे आकर के लाइट टकराया है उसी को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ दिया जाए भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया जाए, वही उस खास सरफेस का क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। ये एकदम ब्रह्मास्त्र रूल है भैया। कई लोग इसमें परेशान होते हैं कि कैसे नॉर्मल बनाए स्फेरिकल मिरर पे, क्योंकि दोनों लॉ तो रिफ्लेक्शन के यहां पे भी फॉलो होंगे। तो आप जहां पे भी आ करके लाइट टकराती है, वहां से जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर उसको एक सीधा लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ोगे, वही उस खास पॉइंट का नॉर्मल होता है। और ये नॉर्मल हो गया तो जानते हो ये इंसिडेंट रे है, तो ये क्या हो जाएगा? इंसिडेंस एंगल। और आप जानते हो जितना इंसिडेंस एंगल होता है उतना ही क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और ये नॉर्मल के इस साइड अगर इंसिडेंट रे है तो दूसरे साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये कहीं आ गया और ये रहा एंगल आर, यहां पे आकर के मिला। ऐसे इस लाइन को भी देख रहे हैं, ये भी लाइट रे आया और ये बाउंड्री से टकराया, जहां पे टकराया इंसिडेंट रे उसी को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे हम दोनों रूल लगाएंगे रिफ्लेक्शन के, तो हमें पता है यहां पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और नॉर्मल तो बड़ा आसान हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल से जो इंसिडेंस एंगल का, इंसिडेंट रे का एंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। और आपको पता है अगर नॉर्मल की इस साइड इंसिडेंट रे है तो दूसरे साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे होगा, और एंगल दोनों का बराबर होगा। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये बात समझ आ गया। और जरा देखो, ये पैरेलल लाइट इन्फिनिटी से आ रहे थे, और किसके पैरेलल थे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थे। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जा करके जिस पॉइंट पे मिले, इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं भैया? फोकस। जब इन्फिनिटी से लाइन आए जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो और जा करके किसी पॉइंट पे मिल जाए, उसी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। तो वही लिखा है द रेज विच कम फ्रॉम इंफिनिटी और टू फॉर, ये इसलिए दिया जाता है ताकि रेज पैरेलल हो लाइट के, और वो केवल आपस में पैरेलल ना हो, प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या हो भैया? पैरेलल हो। और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पे मीट करता हुआ दिखाई देगा, और वो पॉइंट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं भैया? फोकस। तो हम लिख सकते हैं फोकस लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस।
अब बहुत देर से गाना गा रहा है हम लोग कनकेव मिरर का, चलो कन्वेक्स के बारे में देख लेते हैं कि इसका फोकस कैसे पता करें। तो चलो भैया, यही तो प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने दो रेज लिए, एक ये और एक ये रे लिए भाई। ये दोनों इंसिडेंट रे है, IR1 है और IR2 है, ठीक है। अब ये जैसे ही जाकर के मिरर पे टकराएंगे, यहाँ पे एक फिनोमेना होगा खेला होबे, और खेला होबे के लिए पहले जहां पे टकराए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल कैसे बनाया जाता है, जरा देखो, इसी के एक्सटेंड करो और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ दो, यही क्या हो जाता है, यहाँ का नॉर्मल हो जाता है। और आप जानते हो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। और आपको ये भी पता है कि अगर नॉर्मल के इस साइड इंसिडेंस रे है तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों का वैल्यू बराबर होने वाला है। जरा देखिए, ये इधर रिफ्लेक्शन कर रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप जान लीजिए, ये रहा नॉर्मल बनाया और नॉर्मल बनाया, पहला रूल हमने फॉलो किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, और दूसरा तीनों एक ही प्लेन पे आएंगे, ये दोनों रूल फॉलो हो रहा है। एग्जैक्ट वही यहाँ पे भी किया जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मैंने इस लाइन को तुरंत सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ा, वही इस पॉइंट का खास नॉर्मल हो जाएगा, और ये हो गया इंसिडेंस एंगल। और जितना इंसिडेंस एंगल इधर के तरफ नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में है, उतना ही वैल्यू दूसरे साइड होगा रिफ्लेक्टेड रे का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये दोनों जानते हो रियल में कहीं मीट नहीं करेंगे, पीछे कहीं एक्सटेंड करोगे तो मीट करते हुए दिखाई देंगे, कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये भी देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। रियल दुनिया में तो ये दूर दूर जा रहे हैं, और रिफ्लेक्टेड रे दूर जाएगा तो कभी दुनिया में मिलने ही वाला नहीं भाई। दो लोग ऐसे तिरछे तिरछे जा रहे हैं तो क्या दुनिया में कभी मिलेंगे, क्या कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, पीछे अगर एक्स्ट्रापोलेट किया जाए, अगर हम इनको पीछे बुलाएं तो ऐसा लगता है जैसे इनका इमेज यहां से आ रहा है और यही इमेज इनका माना जाएगा, और ये वर्चुअल इमेज होता है भाई। और जानते हो ये पॉइंट जहां पे इन्फिनिटी से पैरेलल वाले रेज जो आ रहे हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मीट करते हुए दिखाई देंगे उसे ही कन्वेक्स मिरर का क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? शुद्ध पतंजलि भाषा में यही बार बार आप समझिए, बहुत जरूरी होता है भाई। फोकस आप जानते हैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे आता है, ये बात एग्जैक्ट जान लीजिए, इसमें कोई दुविधा नहीं होता। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं फोकल प्लेन। ये मान लीजिए कनकेव मिरर रहा, ठीक है, और ये रहा इसका सेंटर, और ये रहा इसका पोल, और ये रहा भैया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे आए जो आपस में तो पैरेलल में हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, जरा देखिए जैसे ऐसे आ रहा है, ये लाइट आ रहा है और ये लाइट आ रहा है, दिख रहा है क्या? ये दोनों लाइट आ रहे हैं आपस में, तो ये पैरेलल है, ऐसा लग रहा है इन्फिनिटी से आ रहे हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है भाई। अगर यूं होते तो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होते, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही नहीं है। और जरा देखिए इसको ले आकर के मिलाइए, यहाँ पे मैंने मिलाया, और जहां पे मिलाया वहीं पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। हमने ये नॉर्मल बना दिया, और अगर यहाँ पे ये रहा इंसिडेंट एंगल, तो इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्शन भी होगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, एक चीज बताओ, ये आकर के यहाँ पे टकरा रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया इंसिडेंस रे, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और इंसिडेंट एंगल ये हो गया, इतने ही रेस इतने एंगल पे रिटर्न आएगा, आ करके यहाँ पे मिला। जरा देखो, जितना इंसिडेंस एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल, जरा मेरा ज्यादा बन गया है भाई, कम बनाते हैं। इधर देखिए भैया, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के लाइट मिले, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिले कि कहीं और मिले? रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट पैरेलल थे आपस में लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थे, केवल आपस में पैरेलल थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थे, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह मिले, लेकिन ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं था, लेकिन हाँ उसी के प्लेन पे था। क्या था भैया? प्लेन पे था, जहां पे फोकस होता है उसी प्लेन पे था। एक दीवार अगर बना दिया जाए तो उसी दीवार पे लाई करेगा जहां पे फोकस एग्जिस्ट करता था, बस वो केवल प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई नहीं करता। इसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। एक ऐसा प्लेन जो
फोकल वाले पॉइंट के ऊपर से जाता है। दीवार, मान लीजिए ये रहा फोकल पॉइंट, इस पे अगर एक दीवार बना दिया जाए और मान लीजिए इसी को बोलते हैं क्या, फोकल प्लेन, और कोई भी पैरेलल रेज आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकल प्लेन पे ही इमेज बनाएंगी। ये बात एकदम क्लियर जान लीजिए। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए प्रिंसिपल एक्सिस के भी तो ये फोकल पॉइंट पे बनाएंगे, और अगर ये पैरेलल खुद तो है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो पक्का ये फोकल प्लेन पे कहीं, तो मान लीजिए ये रहा फोकल पॉइंट, ये यहां पे इमेज ना बना करके यहां बना देंगे, यहां बना देंगे, यहां बना देंगे, कहीं तो बना देंगे, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं बनाएंगे। लेकिन ये भी तो उसी प्लेन पे लाई करता है जिसपे ये फोकल पॉइंट लाई करता है, इसी को बोलते हैं फोकल प्लेन। तो जब भी दो लाइट रेज जो आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो फोकल पॉइंट के प्लेन पे ही जाकर कहीं मिलेंगे और उसी को बोला जाता है फोकल प्लेन। और अब टर्म आता है कि फोकल लेंथ कितना होता है। तो आप क्लियर जान लीजिए, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर r है तो फोकस उसका आधा होता है, r/2 होता है हमेशा। ये फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, चाहे जो मिरर हो। आप ये भी जान लीजिए, मान लीजिए ये मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ये रहा, मैंने अंदर पेंटिंग कर दिया। यहां पे भी अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस सर्कमफेरेंस क्या होता है r, तो हमेशा फोकस इसका आधे पे आता है, r/2 पे आता है, यही है फोकस। ठीक है, फोकस या फोकल प्लेन के बारे में बोल दीजिए, यही टर्म आएगा। यहां तक आप समझ पाइए। अब हम लोग एक एक का रिफ्लेक्शन कराते हैं अलग अलग कंडीशन पे। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि फोकस क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जब दो पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ही लाइन पे कहीं एक पॉइंट पे मीट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, फोकस। और फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। लेकिन अगर दो लाइट रेज जो आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो भी रिफ्लेक्शन करने के बाद जिस पॉइंट पे फोकस आता है उसी प्लेन पे कहीं लाई करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनाएंगे, लेकिन वो फोकल पॉइंट पे नहीं रहेगा, लेकिन प्लेन तो वही है जिस पे फोकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। और फोकल प्लेन का भी अगर दूरी बोला जाए कांच से तो r/2 होता है, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसका आधा होता है। बुझला कि ना बुझला भैया?